नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पहले फेज की वोटिंग में अब 5 दिन बचे हैं। अगले 5 साल में क्या क्या होगा, हिंदुस्तान कितना बदलेगा, आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी, ये आज ही नरेंद्र मोदी ने बता दिया। हर पार्टी का 24 वाला एजेंडा अब लिखित तौर पर आ गया है। राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट दिल्ली पहुंच गई तो क्या रोक देगी, देश के लिए कौन खतरनाक, मोदी ने आज ये भी डिटेल में बता दिया। वोट डालने से पहले हर किसी की लाइन को अच्छे से समझने की आपको जरूरत है। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। मोदी ने कहा था अभी तक ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कैसी होगी इसका ट्रेलर भी आ गया। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी, कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 5 साल में क्या क्या होगा, कैसा होगा, सबकी पूरी पिक्चर है और साथ में मोदी की गारंटी है। 24 की पिक्चर राहुल गांधी भी दिखा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी भी पिक्चर की स्टोरी सुना रही है। अखिलेश यादव भी बिग पिक्चर बनाने की कोशिश में है। लेकिन मोदी और बाकी में फर्क है। जब राहुल एंड कंपनी मैनिफेस्टो की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त से मोदी सरकार घोषणा पत्र के 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम कर रही है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। राहुल गांधी ने शायद बीजेपी के घोषणा पत्र को ना सुना ना समझा, सीधे रोजगार क्रांति पर आ गए। ये क्रांति कैसे आएगी ये नहीं बताया। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी?
आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? अखिलेश यादव ने रिएक्शन देने में काफी वक्त लगाया। लगता है ये भी मोदी के संकल्प पत्र में कमी नहीं ढूंढ पाए, तो 2014-2019 का हिसाब किताब मांगने लगे। तो पहले अखिलेश को कुछ चीजें याद दिला दी जाएं। 1989 मैनिफेस्टो में पहली बार यूसीसी का जिक्र किया। 2024 में उत्तराखंड बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया। 1984 में 370 खत्म करने की बात कही। 2019 में वादा पूरा किया। 1991 चुनाव में राम मंदिर का संकल्प किया। 2024 में राम मंदिर बन गया। 1996 के घोषणा पत्र में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र किया। 2019 में ये वादा भी पूरा किया। 2014 मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ट्रिपल तलाक खत्म करने का वादा किया था। 2017 में मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर मसौदा लेकर आई। 2019 में कानून बन गया। 2019 मैनिफेस्टो में सीएए को जोड़ा गया और 2024 में लागू कर दिया गया। जो वादा किया वो पूरा किया। इंडी गठबंधन का चुनाव फ्री गारंटी पर टिका है। मोदी ने भी फ्री का वादा किया, करप्शन फ्री इंडिया का। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। मोदी का 24 वाला संकल्प क्या है, ये मोदी के बोलने से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में ये मंच बोल रहा था। हर पल देश के लिए 24/7 फॉर 2047। बात 24 की नहीं, बात 29 की नहीं है, बात 2047 की है। ये कैसे होगा, इसका जवाब है बैनर पर लिखा मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या सोचकर घोषणा पत्र बनाया, क्या सोचकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया, आम आदमी पार्टी की क्या सोच है, अखिलेश यादव का मोटिव क्या है, लेफ्ट की थीम क्या है, हर किसी का घोषणा पत्र उसकी सोच बताता है। मोदी का घोषणा पत्र देखकर लगता है मोदी को यकीन है वो कंटिन्यू करेंगे। वादा वही करना है जो देश के लिए सही हो, जनता के लिए सही हो और जो वादा पूरा हो सके। उसके हिसाब से मोदी ने लिस्ट तैयार की है। 10 बड़े पॉइंटर में बताएं तो मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी, 3 करोड़ लोगों को पक्का घर देने का वादा, 3 करोड़ लखपति दीदियां, बुलेट ट्रेन का विस्तार, विकसित भारत का संकल्प, 1 नेशन 1 इलेक्शन, मुद्रा योजना के तहत मिलेगा 20 लाख रुपए का लोन, 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाई जाएगी। मोदी इंडिया को नेक्स्ट स्टेज में ले जाने की तैयारी में है। इसी थॉट प्रोसेस से संकल्प पत्र डिजाइन किया गया है। कांग्रेस की सोच है किसी भी तरह से सत्ता में आना। यही सोच इंडिया अलायंस के हर एक पार्टी की है। मोदी के खिलाफ सब साथ तो खड़े हो गए,
हाथ उठा तो लिए, लेकिन एक साथ एक घोषणा पत्र लिख नहीं सके। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक का अपना अलग एजेंडा है, अलग घोषणा पत्र है, अलग सोच है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी के घोषणा पत्र में सीएए का कोई जिक्र नहीं है। डीएमके लेफ्ट ने सीएए खत्म करने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का दावा किया है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को जगह नहीं दी। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 पर कोई बात नहीं की। माकपा यानी सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में 370 का जिक्र किया। इंडी गठबंधन की सोच और संकल्प दोनों अलग अलग है। सत्ता में अगर आ गए तो क्या होगा, ये घोषणा पत्र से समझ में आ रहा है। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है। एक एक लाइन ऐसी है। एक उनके साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। बताइए भैया, कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? परमाणु हथियार आज के युग में भारत को जरूरी है कि नहीं है? भारत की ताकत के लिए, भारत की रक्षा के लिए परमाणु हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे पास? जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? जैसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। राहुल गांधी गद्दी पर बैठने के लिए बेकरार है। राहुल शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इसी शॉर्टकट में अखिलेश भी चल रहे हैं, तेजस्वी भी पीछे पीछे आ रहे हैं। सबको लग रहा है शॉर्टकट से दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन मोदी लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी 24 के आगे की सोच रहे हैं, 2047 की नींव रख रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान है। मोदी जिस ज्ञान की बात करते हैं उसमें जी से गरीब है, वाई से युवा है, ए से अन्नदाता है और एन से नारी शक्ति है। मोदी संकल्प की यही बेस है। ये पिछले 10 साल का एक किस्म से ऑडिट है, रिकॉर्ड है कि हमने किया क्या, कहा क्या था, किया क्या है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के बाद अगले शासन के लिए यह प्लान भी है और 25 साल की रोड मैप भी है कि हम अमृतकाल की यात्रा में भारत को विकसित भारत कैसे बनाएंगे। मोदी जो करते हैं, जैसे करते हैं, उसके पीछे बड़ी वजह और जबरदस्त रिसर्च होता है। घोषणा पत्र के लिए 14 अप्रैल तारीख चुनी गई। 14 अप्रैल यानी संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर जयंती। घोषणा पत्र की शुरुआत से पहले अंबेडकर को नमन किया गया। बगल में भारतीय संविधान भी रखा था। एंटी मोदी गैंग को मैसेज क्लियर था। बीजेपी को मैनिफेस्टो के लिए 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। पीएम मोदी के नमो ऐप के जरिए 4 लाख, वीडियो के जरिए 11 लाख लोगों ने सुझाव दिए। यही फर्क बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी पहले सजेशन मांगती है, फिर मैनिफेस्टो पर काम करती है। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। कांग्रेस में कुछ लोग एजेंडा तय करते हैं और ऐलान कर देते हैं। बाद में वीडियो बनाकर फीडबैक लिया जाता है। काफी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। जब दोनों पार्टी की वर्किंग में तुलना होती है तो कांग्रेस का रिएक्शन ऐसा आता है। 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी,
अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी, इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। राहुल गांधी मोदी को हराने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कैसे मोदी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे राजनीति बदल रहे हैं। 2014 का चुनाव घोषणा पत्र एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जारी किया गया था। 2019 में बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से अपने वादे गिनाए थे। 2024 में नाम मोदी की गारंटी है। मोदी और पब्लिक के बीच सीधा कनेक्शन बनाया गया है। मोदी का नाम और मोदी का काम दोनों पर जनता को पूरा भरोसा है, क्योंकि घर भी मोदी ने दिया, थाली भी मोदी ने भरी है। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। 24 में मोदी का टारगेट सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि 400 का टारगेट है, जिसके लिए सबका साथ चाहिए। लेकिन मोदी फ्री वाली रेवड़ी नहीं बांटते। 400 में पहुंचने का एक रास्ता मोदी ने चुना है। मोदी को 400 से पहले रोकने का एक रास्ता इंडी ने चुना है। राहुल गांधी फ्री वाली लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं, अखिलेश भी फ्री फ्री चिल्लाते हैं, तेजस्वी भी फ्री वाली माला जप रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को फ्री बिजली देना किसी भी सरकार, किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है। 11 लाख रुपए बांटने वाली बात वही करेंगे जो सत्ता में नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिजली बिल कैसे कम करना है, लखपति कैसे बनना है, ये सिर्फ मोदी ही बताएंगे। विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को
लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। 24 का चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, सरकार चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव विरासत बचाने का बन गया है। जिन लोगों को विरासत में सियासत मिली, जो लोग कुर्सी को अपना हक मानते हैं, उनके भविष्य का चुनाव है। भाजपा का मतलब क्या है आज के डेट में? ये लोग 400 पार की बात करते हैं। राम मंदिर, मस्जिद और आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप, समझ लीजिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। ये शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव है, जिनका सियासी सफर शुरू नहीं हुआ है। हो भी पाएगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सीधे मोदी पर आना बताता है यूपी की 80 सीटों में क्या होने वाला है। जब आप अपने देश की बागडोर एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे, तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। इसी तरीके से आज हमारा रेलवे बेचा जा रहा है, ट्रेनें बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी वो संस्थाएं जो सरकार को सीधा फायदा देती थी, आज उन सबको निजी हाथों में बेचने का काम हो रहा है। और वो पूंजीपति जो इसमें निवेश कर रहे हैं, वो भी 3-4 पूंजीपति गुजरात के ही हैं। बड़ा नेता बनने के लिए बड़े बड़े डायलॉग मारने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटा सा सम्मान अपने आप बड़ा बना देता है। मैसूर में रैली करने मोदी पहुंचे। देवगौड़ा को भी बोलना था, खड़े होने में दिक्कत थी तो मोदी ने माइक पास लगवा दिया। मोदी की यही यूएसपी है, छोटी सी छोटी चीजों पर गौर करना। यही वजह है मोदी की गारंटी पर इंडिया को इतना भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक पे थे, कल केरल जा रहे हैं, इससे पहले तमिलनाडु भी जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में मोदी 7 बार साउथ का दौरा कर चुके हैं। दक्षिण भारत पर मोदी का फोकस देखकर विरोधी भी हैरान है। आज नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में रैली की, बेंगलुरु में रोड शो किया और साफ साफ कहा कि जन सैलाब ने बता दिया कि दक्षिण के मन में क्या है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि दक्षिण में बीजेपी का कोई दाव नहीं चलेगा। तो आखिर बीजेपी का प्लान है क्या? 400 पार का टारगेट कैसे अचीव होगा, इस रिपोर्ट पे समझिए। नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने सबसे टफ असाइनमेंट पर हैं, क्योंकि 400 पार का रास्ता दक्षिण के द्वार से होकर गुजरता है। एनडीए के 400 पार का टारगेट अचीव करने के लिए साउथ की 130 सीटें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। 130 सीटों पर मैक्सिमम स्कोर मतलब 400 पार का टारगेट अचीव्ड। प्रधानमंत्री भी ये बात पूरी तरह समझते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है। पूरा कर्नाटका कह रहा है, फिर एक बार दक्षिण के जिन 130 सीटों पर मोदी की नजर है, उसका द्वार कर्नाटक है। उसके बाद ये रास्ता तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होते हुए केरल तक जाता है। नरेंद्र मोदी ने मुख्य द्वार पर दस्तक दे दी है। कांग्रेस के लोगों ने, उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र समारोह तक पर विश्वमन किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है,
जब तक मोदी के साथ आपके आशीर्वाद है, ये नफरती ताकतें कभी भी सफल नहीं होगी, ये मोदी की गारंटी है। दक्षिण में मोदी जहां भी जा रहे हैं, जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 400 पार के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एनडीए का स्कोर 400 पार होगा तो होगा कैसे? उसमें साउथ का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? बीजेपी को कहां से सबसे ज्यादा मजबूती मिलेगी? ये समझने के लिए पहले साउथ की 130 सीटों का मानचित्र समझना जरूरी है। दक्षिण भारत की ये 130 सीटें 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिलाकर पूरी होती है। 5 राज्यों में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और तेलंगाना की 17 सीटें शामिल हैं। इसमें बीजेपी के लिए कर्नाटक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक से ही मिली थी। 2019 में कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ये दक्षिण में मोदी की सबसे बड़ी जीत थी और विरोधियों की सबसे बड़ी हार। कर्नाटका में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमें एचडी कुमारस्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटका के विकास के लिए बहुत काम आएगा। 2019 में मोदी ने कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन 4 साल बाद विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की तस्वीर इसके ठीक उलट थी। 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से बीजेपी को 66 सीटें मिली, कांग्रेस को 135 और अदर्स को 23 सीटें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक ही पार्टी की अलग अलग परफॉर्मेंस कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है और कई जगह हुआ है। वजह बिल्कुल क्लियर है। विधानसभा चुनाव में जीत हार का मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। कर्नाटक में भी यही हुआ। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी बड़ी आसानी से जीतेगी? जीतेगी जीतेगी जीतेगी। क्यों, क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन आपको? हिंदुत्व है ना, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर का एक 500 साल का वेटिंग के बाद राम मंदिर बन गया, वो हिंदू के लिए बहुत बड़ा बात है। और आर्टिकल 370 भी हट गया। और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एक पार्लियामेंट बना है और ट्रिपल तलाक और ऐसा बहुत सारा ऐसे इशू था कि यहाँ पर मोदी मैजिक चलता है यहाँ पर। चलता है, सही मोदी मैजिक चलता है। पहले से अभी कितना 35 साल हो गया इधर कंटिन्यूअसली बीजेपी जीत रहे, इसलिए हम लोग को ये साल भी 4 लाख का ऊपर से वोट से जीतेगा। मतलब आप हाँ बोलिए। मोदी मैजिक नहीं चलता, मोदी मैजिक ही है। कोई मैजिक नहीं है, सिद्धरामैया का मैजिक नहीं है। नहीं। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2013 से लेकर 2023 इसमें लगातार फ्लक्चुएशन नजर आया। कर्नाटक में 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 110 सीटें मिली। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 40 सीटें हासिल हुई। 2018 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 105 हो गईं, लेकिन 2013 में बीजेपी की सीटें फिर घटी और उसे सिर्फ 66 सीटें मिली। लेकिन यहाँ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह येदियुरप्पा का पार्टी छोड़ना था। वो बीजेपी छोड़ अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2023 में कर्नाटक से जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के लिए वेकअप कॉल थी। इसीलिए मोदी ने उसे पूरी गंभीरता से लिया और वो कर्नाटक में पूरा जोर लगा रहे हैं। देश का आईटी हब बेंगलुरु
पानी के घनघोर संकट से जूझ रहा है। पानी के टैंकर की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस ब्लैक मनी कर्नाटका से देश भर में भेजा जा रहा है। ये कांग्रेस शासन का मॉडल है। जो अपराध इन्होंने कर्नाटका के साथ किया है, इसकी सजा उन्हें 26 अप्रैल को देनी है। दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, कर्नाटक में अपनी पोजीशन मेंटेन रखना। दूसरा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पार्टी का खाता खोलना। क्योंकि यह फैक्ट है कि सिर्फ कर्नाटक के भरोसे 400 पार का लक्ष्य हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा बीजेपी को तेलंगाना में भी अपना स्कोर बेहतर करना होगा, क्योंकि कर्नाटक के अलावा तेलंगाना ही वो दूसरा साउथ इंडियन स्टेट है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे और बीजेपी को तेलंगाना में 4 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण के राज्यों में क्यों ज्यादा वक्त दे रहे हैं, इसके पीछे वजह साफ है। बीजेपी के पास नॉर्थ इंडिया में विस्तार का जितना मौका है, उससे कहीं ज्यादा ऑप्शन उसे साउथ इंडिया में नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 26 में से 26 सीटें मिली थी। हरियाणा में सभी 10 सीटें मिली। दिल्ली में 7 की 7 सीट पर जीत मिली। उत्तराखंड में सभी 5 सीटें मिली। राजस्थान की सभी 25 सीटें एनडीए के खाते में गईं। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में भी एनडीए ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अब अगर एनडीए को पिछली बार से ज्यादा स्कोर करना है, 400 पार करना है, तो तमिलनाडु की सीटें ही उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में तो पिछली बार बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इसलिए अगर 400 पार सीटें लानी है तो साउथ इंडिया से ही सीटें जीतनी होंगी। मोदी ने अपने 10 ईयर्स का हिसाब देना अपना कर्तव्य माना है। क्या आपने कभी कांग्रेस को उसके 60 ईयर्स का हिसाब देते देखा है? नहीं ना? क्योंकि कांग्रेस केवल समस्या पैदा करना जानती है, कांग्रेस धोखा देना जानती है। कर्नाटका के लोग इसी पीड़ा में फंसे हुए हैं। कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की लूट का एटीएम स्टेट बन चुका है। बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा है कि दक्षिण भारत में इस बार पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। सर्वे भी बता रहे हैं कि साउथ में बीजेपी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लेकिन इसके लिए बीजेपी को तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्म करना होगा। यही वजह है कि मोदी तमिलनाडु जाते हैं तो वहां के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तमिल भाषा की तारीफ करते हैं और खुलकर कहते भी हैं कि उन्हें तमिल भाषा नहीं आती। इस बात का अफसोस है। हमने संकल्प पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है। हमारी कन्नड़ा,
देश की इतनी समृद्ध भाषा है, बीजेपी के इस मिशन से कन्नड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी। मोदी के विरोधी कहते हैं कि दक्षिण में बीजेपी को कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि 400 पार की बात सिर्फ हवा हवाई है। बीजेपी अपनी हार से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उम्मीद दक्षिण से ही है, क्योंकि दक्षिण के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दक्षिण में मोदी वाकई कोई करिश्मा कर सकते हैं? क्या राम मंदिर जैसे मुद्दे दक्षिण के हिंदुओं को अपनी तरफ खींच पाएंगे? क्या सनातन के अपमान का सवाल साउथ इंडिया के सनातनियों को भी बीजेपी की तरफ मोड़ पाएगा? आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी के पास येदियुरप्पा जैसे मजबूत लीडर्स हैं, जिनके पास लिंगायत कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी का बेस उतना मजबूत नहीं है। तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे नेता बीजेपी को लोकल लेवल पर जरूर लीड कर रहे हैं। वहां मोदी की रैलियों में भीड़ भी जबरदस्त आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी, इसका सटीक अंदाजा अभी लगा पाना मुश्किल है।